हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 11th के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सब्जेक्ट कौन कौन से पूछे जाएंगे, आपका जो एग्जाम है वो कितने मार्क्स का होगा और सभी स्ट्रीम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन से होने वाले हैं। तो सभी बातें दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, ये अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों आपको बगल में एक बेल आइकन दिखाई देगा, उसे भी जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं और ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आऊं, उनकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसका मीडियम कैसे रहने वाला है। तो ये दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपका जो एग्जाम है दोस्तों वो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा, यानी बाईलिंगुअल आपका एग्जाम होने वाला है। तो अगर आप दोस्तों हिंदी मीडियम से हो या फिर इंग्लिश मीडियम से हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब दोस्तों जो मेन हमारा मकसद है कि आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या होने वाला है, यानी कंपोजिशन ऑफ द टेस्ट। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो आपके एग्जाम में टोटल 5 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। पहला दोस्तों मेंटल एबिलिटी, फिर है इंग्लिश, फिर है साइंस, फिर सोशल साइंस और फिर मैथमेटिक्स। तो दोस्तों 5 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे, जो कि दोस्तों 20-20 मार्क्स के होंगे और क्वेश्चन भी दोस्तों 20-20 होंगे, यानी प्रत्येक क्वेश्चन दोस्तों 1 मार्क्स का होगा। तो दोस्तों टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो कि 100 मार्क्स के होंगे। तो दोनों बातें दोस्तों आपको पता होगी, लेकिन एक और बात जो आपको पता रखनी है वो है दोस्तों टाइम। आपको टाइम कितना मिलेगा? तो आपका एग्जाम दोस्तों 2.5 घंटे का आपका एग्जाम होगा, 2.5 आवर का, जो कि दोस्तों 11:30 बजे स्टार्ट होगा और 1:30 बजे तक आपका एग्जाम चलेगा। तो टाइम भी आपको ध्यान में रखना है। 2.5 घंटे में दोस्तों आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे सिलेबस की। सिलेबस आपका क्या रहने वाला है, लेकिन सिलेबस से पहले दोस्तों एक बात और आपको ध्यान में रखनी है, वो है दोस्तों सिलेक्शन क्राइटेरिया। सिलेक्शन क्राइटेरिया का मतलब ये है दोस्तों, आप कोई भी स्ट्रीम लेना चाहते हो, आप साइंस लेना चाहते हो, कॉमर्स लेना चाहते हो, ह्यूमैनिटीज़ यानी आर्ट्स लेना चाहते हो, या कोई वोकेशनल कोर्स लेना चाहते हो, तो उसके लिए दोस्तों कुछ क्राइटेरिया है वो आपको पता होना चाहिए। और वो क्राइटेरिया क्या है? तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कैंडिडेट हैज़ टू स्कोर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, यानी 6 मार्क्स आउट ऑफ 20 एज पर एनवीएस क्राइटेरिया इन ऑल 5 सब्जेक्ट्स। दोस्तों आपको पता है आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा, यानी 5 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। तो हर सब्जेक्ट में दोस्तों कम से कम 6 मार्क्स तो आपके होने चाहिए, ठीक है ना। अगर आपके हर सब्जेक्ट में 6 मार्क्स हैं तभी दोस्तों आपको आगे के जो मार्क्स है वो काउंट किए जाएंगे। लेकिन किसी भी सब्जेक्ट में दोस्तों आपके अंक है जो 6 से कम है, तो दोस्तों आपका जो बाकी सब्जेक्ट में चाहे फुल मार्क्स हो, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो मिनिमम दोस्तों 6 मार्क्स सभी सब्जेक्ट्स में होने ही चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद However, the merit list will be prepared on the basis of marks obtained in different subjects as per following criteria। लेकिन दोस्तों जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो दोस्तों जो नीचे दिया गया है क्राइटेरिया उसके अकॉर्डिंग बनेगी। जैसे दोस्तों अगर आप दोस्तों साइंस के लिए साइंस स्ट्रीम में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपके कौन कौन से 3 सब्जेक्ट हैं जिनके मार्क्स के आधार पर दोस्तों मेरिट लिस्ट बनेगी। पहला दोस्तों मेंटल एबिलिटी, दूसरा है साइंस और तीसरा मैथमेटिक्स। मेंटल एबिलिटी, साइंस और मैथमेटिक्स, इन 3 सब्जेक्ट्स के जो आपके मार्क्स होंगे उनके आधार पर दोस्तों मेरिट लिस्ट बनेगी 60 मार्क्स में से। और अगर आपके मार्क्स दोस्तों सबसे ज़्यादा हुए तो आपका दोस्तों सिलेक्शन इजीली हो जाएगा। सिमिलरली दोस्तों अगर आपको कॉमर्स स्ट्रीम में जाना है, तो कॉमर्स में दोस्तों मेंटल एबिलिटी, सोशल साइंस और मैथ, इन 3 सब्जेक्ट्स के दोस्तों जो मतलब कि आपका स्कोर देखा जाएगा इन 3 सब्जेक्ट में, यानी 60 में से आपका अगर हाईएस्ट स्कोर रहा तो आपका सिलेक्शन इजीली हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं ह्यूमैनिटीज़ यानी आर्ट्स में। ह्यूमैनिटीज़ में दोस्तों मेंटल एबिलिटी तो देखा जाएगा, साथ ही सोशल साइंस देखा जाएगा। इन दोनों के अलावा जो दोस्तों जो 3 सब्जेक्ट बच गए, यानी 5 सब्जेक्ट टोटल है, तो 2 तो हो गए मेंटल एबिलिटी और सोशल साइंस। उसके अलावा जो 3 बचे हैं दोस्तों रिमेनिंग 3, उन तीनों में से जो सबसे ज़्यादा मार्क्स वाला सब्जेक्ट होगा वो आपका दोस्तों यहाँ पे गिना जाएगा। और फिर दोस्तों एक लिस्ट बनाई जाएगी कि 60 में से आपके कितने अंक बन रहे हैं। तो जितने ज़्यादा आपके अंक होंगे उतने ज़्यादा आपके चांस हो जाएंगे सिलेक्शन के, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों चौथा वोकेशनल कोर्स। दोस्तों वोकेशनल कोर्स सभी नवोदय विद्यालय में नहीं है, किसी किसी नवोदय विद्यालय में आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपके नवोदय में दोस्तों वोकेशनल कोर्स है तो इसमें दोस्तों एक तो मेंटल एबिलिटी और बाकी दोस्तों कोई भी 2 सब्जेक्ट जिसमें सबसे ज़्यादा आपके हाईएस्ट मार्क्स है, उन 2 सब्जेक्ट और एक मेंटल एबिलिटी, यानी कुल 3 सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स हैं वो आपके देखे जाएंगे। अगर आपके मार्क्स दोस्तों ज़्यादा है तो आपका वोकेशनल कोर्स में एडमिशन हो जाएगा। तो यानी कि दोस्तों आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो 60 मार्क्स में से बनेगी, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम में एडमिशन लेना चाहते हो। तो एक बात आपको ध्यान में रखना है, सभी सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा जरूर पढ़ना है, लेकिन अगर आपको सिर्फ साइंस लेनी है तो मेंटल एबिलिटी, साइंस और मैथ पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। कॉमर्स लेनी है तो मेंटल एबिलिटी, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स
पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। अगर आपको ह्यूमैनिटीज़ में एडमिशन चाहिए तो मेंटल एबिलिटी, सोशल साइंस और बाकी जो भी आपका एक अच्छा सब्जेक्ट है उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। और अगर आपको दोस्तों आपको ये है कि किसी भी स्ट्रीम में एडमिशन हो जाए, फिर आपको दोस्तों पाँचों सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है ना। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात और जान लेते हैं। व्हेन द मेरिट लिस्ट इज प्रिपेयर्ड फॉर सिलेक्टिंग कैंडिडेट्स प्रोविजनली इन एडिशन टू सिलेक्शन कट ऑफ, ओवरऑल कट ऑफ 60 विल आल्सो बी कंसिडर एज पर फॉलोइंग डिटेल्स। तो दोस्तों आपको ओवरऑल जो मतलब कि एक तो दोस्तों 100 में से कट ऑफ बनती है, ठीक है, और एक अभी मैंने आपको बताया कि 60 में से आपकी कट ऑफ बनेगी सिलेक्शन के लिए। तो इसमें दोस्तों अगर आप जनरल हो या ओबीसी के बॉयज़ हो तो मिनिमम दोस्तों आपको जैसे 21 मार्क्स तो यहाँ पे लेने पड़ेंगे। अगर आप दोस्तों जनरल हो, ओबीसी गर्ल्स में हो तो 20 मार्क्स, एसटी एससी कोई कैंडिडेट है तो दोस्तों यहाँ पे 18 मार्क्स आपको मिनिमम लेने पड़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखो क्या लिखा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इफ देयर इज अ टाई विद द सेम मार्क्स आउट ऑफ 60 द फॉलोइंग क्राइटेरिया विल बी अलाउ फॉलोड इन द सेम ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस। अब दोस्तों यहाँ पे बात क्या लिखी हुई है, मान लो दोस्तों 60 में से किन्हीं दो बच्चों के सेम मार्क्स आ गए। अब सेम मार्क्स आ गए, अब उन दोनों में से सीट तो एक ही है, तो किस बच्चे को वहाँ पे लेंगे। तो इसमें दोस्तों क्या है, कैंडिडेट हैज स्कोर्ड मोर मार्क्स आउट ऑफ 40 टू सब्जेक्ट एक्सक्लूडिंग द मेंटल एबिलिटी स्कोर विल बी प्रेफर्ड। तो दोस्तों 60 में से मेरिट बनेगी, जिसमें से एक मेंटल एबिलिटी होगा और बाकी दो अन्य सब्जेक्ट होंगे। तो अन्य दो सब्जेक्ट में जिसके मार्क्स ज़्यादा है उसको प्रेफर किया जाएगा। तो दोस्तों मेन सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो और भी यहाँ पे लिखा है, अगर फिर भी दोस्तों जो मतलब कि आपके मार्क्स हैं वो टाई कर जाते हैं, तब दोस्तों क्या देखा जाएगा कि जो ओवरऑल 100 मार्क्स हैं उसमें से किसके ज़्यादा मार्क्स हैं। तब दोस्तों 100 में से देखा जाएगा कि दोनों में से किसके ज़्यादा मार्क्स बन रहे हैं। और 100 में से भी अगर दोनों के सेम है तो फिर दोस्तों फीमेल होगी जो, यानी गर्ल को ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। अगर लड़की है, एक लड़का है तो लड़की को एडमिशन दिया जाएगा, लड़के को नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा फिर दोनों सेम हैं, दोनों लड़के हैं या फिर दोनों लड़कियां हैं, तब दोस्तों क्या देखा जाएगा, उनकी डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी। जिस की दोस्तों एज कम होगी उस बच्चे को दोस्तों प्रेफर किया जाएगा। तो दोस्तों सिलेक्शन क्राइटेरिया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब दोस्तों हम सीधा यहाँ पे बात करते हैं सिलेबस की, ठीक है ना, क्योंकि बाकी जो बातें हैं डॉक्यूमेंट वगैरह सिलेक्शन के बाद उसके दोस्तों जब आपका एग्जाम हो जाएगा तब बात करेंगे। अभी जो हमारा मेन मकसद है वो है सिलेबस, क्योंकि आपको तैयारी करनी है तो सिलेबस आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है सिलेबस फॉर क्लास 11 लेटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट 2023। तो दोस्तों ये ऑफिशियल सिलेबस है, तो सिलेबस को आपने अच्छे से समझना है। सबसे पहले दोस्तों मेंटल एबिलिटी सब्जेक्ट की बात करेंगे। दोस्तों आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, 20। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, तो यानी कि दोस्तों 20 मार्क्स का आपका मेंटल एबिलिटी से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और एमसीक्यू क्वेश्चन है, यानी कि ऑप्शन वाले क्वेश्चन होंगे 4। तो कौन कौन से सब्जेक्ट दोस्तों आपके यहाँ पे आने वाले हैं, तो टोटल 10 सब्जेक्ट हैं। सबसे पहला दोस्तों पैटर्न कंप्लीशन, तो आपको पैटर्न दे देगा। जैसे दोस्तों फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, 1 है, ठीक है ना, 1 के बाद दोस्तों 4 है, 4 के बाद दोस्तों यहाँ पे 9 है, 9 के बाद दोस्तों 16 है, तो मैं पूछता हूँ यहाँ पे क्या आएगा। तो अगर आपको दोस्तों पता है यहाँ पे कितना आएगा 25, क्योंकि ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 आएगा। तो इस टाइप से दोस्तों आपसे पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर फिगर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। मिरर इमेजिंग दोस्तों इससे क्वेश्चन पूछेंगे, जो कि बहुत ही आसान होता है अगर आप इसको पढ़ोगे। पंच होल पैटर्न, इससे दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कैलेंडर और टाइम एंड क्लॉक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कैलेंडर से दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मान लो 29 फरवरी 2015 को ये दिन था, तो उसी साल में, या फिर 5 अगस्त को क्या दिन होगा, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों टाइम एंड क्लॉक से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इन्वेंटेड फिगर, यानी कोई फिगर दे देंगे, जैसे ये फिगर दे दी और आगे दोस्तों 4 आपको फिगर दे दी, तो इन चारों में से ये वाली आकृति किसमें छिपी हुई है, ऐसा आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे। ओरिएंटेशन एंड डायरेक्शन से रिलेटेड, स्पेस विजुअलाइजेशन, तो इनका दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये दोस्तों टोटल 10 यहाँ पे आपके टॉपिक है जो कि मेंटल एबिलिटी में आपके पूछे जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों इंग्लिश में। इंग्लिश में दोस्तों कौन कौन से आपके यहाँ पे टॉपिक्स आएंगे। दोस्तों इंग्लिश भी आपको पता है 20 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आएंगे, 20 मार्क्स के, जिनमें से दोस्तों 10 होंगे रीडिंग स्किल से, ठीक है ना, और 10 होंगे दोस्तों ग्रामर से। अब रीडिंग स्किल में दोस्तों 2 आपके पैसेज आएंगे, अनसीन पैसेज। एक तो दोस्तों डिस्कसिव पैसेज होगा, इसमें दोस्तों वोकैब भी होगी। एक होगा दोस्तों केस बेस्ड पैसेज, केस बेस्ड पैसेज। इसमें दोस्तों क्या है, कुछ आपको ग्राफ वगैरह डाटा वगैरह दिया जाता है। एक बार दोस्तों आप गूगल पे सर्च करना कि डिस्कसिव पैसेज कौन सा होता है और केस बेस्ड पैसेज, तो आपको समझ में आ जाएगा ये दोनों अलग अलग होते हैं, थोड़ा इनमें डिफरेंस होता है। तो 5 नंबर का दोस्तों डिस्कसिव आएगा और 5 नंबर का केस बेस्ड, या 4 या 6 नंबर का भी हो सकता है, लेकिन टोटल दोनों मिला के 10 नंबर के आपके पूछे जाएंगे। जो 10 नंबर बचे दोस्तों उसमें कुछ ग्रामर के टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे, जैसे टेंसेस से क्वेश्चन पूछ सकता है, मॉडल से पूछेंगे, सब्जेक्ट वर्ब कनकर्ड, या फिर दोस्तों इसको सब्जेक्ट वर्ब
एग्रीमेंट भी कहते हैं। यानी सब्जेक्ट के हिसाब से दोस्तों सेंटेंस में क्या वर्ब आती है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है ना। अगर दोस्तों प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो प्लूरल वर्ब आती है। तो ये दोस्तों सिंपल रूल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, ठीक है। उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच, इसमें कौन कौन से पूछेंगे, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस, डिटर्मिनर्स, स्पेलिंग, सिंटेक्स। तो सब दोस्तों क्या है आपका इंग्लिश का सिलेबस है। एक बार दोस्तों आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अदरवाइज दोस्तों मैं पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ पे आपको दोस्तों सारा सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों मैथ का। मैथ में दोस्तों क्या सिलेबस आपका पूछा जाएगा। तो मैथ में दोस्तों आपको पता है 20 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, 20 क्वेश्चन आएंगे, ऑप्शन वाले होंगे सभी। तो इसमें देखते हैं दोस्तों कौन कौन से टॉपिक आपके पूछे जाने वाले हैं। सबसे पहला दोस्तों नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। इसमें दोस्तों क्या है, सबसे पहला जो चैप्टर आपका वो है रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या है। जो दोस्तों आपका 10th क्लास का जो पहला चैप्टर है वो दोस्तों रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या है, उसको आप अच्छे से पढ़ लेना, उसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों अलजेब्रा से। अलजेब्रा में दोस्तों पहला पॉलिनोमियल यानी बहुपद से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद के शून्यक, और आपने पढ़ा होगा रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि शून्यकों और गुणाकों के बीच संबंध, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, यानी कि दो चर की जो रैखिक समीकरणों के युग्म है उनसे दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपने दोस्तों 10th क्लास में पढ़ा होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, एलिमिनेशन मेथड होता है, ठीक है ना, यानी विस्थापन विधि, ठीक है ना। और एक दोस्तों एलिमिनेशन मेथड होता है जो मतलब कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए, कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, संगत असंगत आपने पढ़ा होगा। साथ ही आपने पढ़ा होगा कि केवल एक हल, अनेक हल, कोई हल नहीं, है ना। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है दोस्तों उससे आपके ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, इससे तो लगभग हर एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो आपको अच्छे से कर लेना है। उसके बाद है दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके अलावा दोस्तों एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये भी दोस्तों आपका 5वां चैप्टर है, ठीक है ना। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका, ये भी इजी है दोस्तों, ठीक है ना, लगभग आपका शायद 7वां चैप्टर होगा। उसके बाद ज्योमेट्री से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा, ट्रायंगल से पूछा जाएगा, ठीक है ना, सर्कल से पूछा जाएगा। तो यानी लगभग दोस्तों क्लास 10th का मैथ आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद है दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति, इसमें दोस्तों आपका 8वां 9वां चैप्टर है मैथ में, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री आपसे पूछा जाएगा, और दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री की कुछ आइडेंटिटीज है, कुछ फॉर्मूलाज हैं वो पूछा जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये वाला हाइट एंड डिस्टेंस वाला, जो आपका दोस्तों 9वां चैप्टर है क्लास 10th का, ठीक है ना, तो इसको अच्छे से कर लेना। उसके बाद दोस्तों मेंसुरेशन, मेंसुरेशन में दोस्तों आपसे एरियाज पूछे जाएंगे, सर्कल से रिलेटेड, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से क्वेश्चन बनेंगे, तो इनको आप अच्छे से पढ़ लेना। उसके अलावा दोस्तों स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता और यहाँ पे सांख्यिकी, तो स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी इनको भी दोस्तों आपने अच्छे से पढ़ लेना है, इससे क्वेश्चन बनेंगे। यानी अगर आप देखें दोस्तों ओवरऑल आपको 10th क्लास का पूरा मैथ अच्छे से रिवाइज करना है, 10th क्लास के मैथ में से ही दोस्तों क्वेश्चन बनने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं साइंस के सिलेबस की। साइंस में दोस्तों 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क्स के, प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का आपका होगा। साइंस में दोस्तों जो पहला यहाँ पे आप टॉपिक देख सकते हो, ये दोस्तों केमिस्ट्री का टॉपिक है, रासायनिक विज्ञान का, केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर। यहाँ पे दोस्तों केमिकल रिएक्शन आपका दोस्तों पहला ही चैप्टर है, ठीक है ना, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, तो वहाँ पे ये आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों एसिड बेस एंड साल्ट यानी कि अम्ल, क्षार और लवण, ये आपको पढ़ना है, दूसरा चैप्टर है। इसके अलावा दोस्तों मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु, कार्बन कंपाउंड दोस्तों ये आपको पढ़ना है, कार्बनिक यौगिक, ठीक है। उसके बाद बायोलॉजी के यानी कि जीव विज्ञान के कुछ यहाँ पे टॉपिक हैं, जैसे लाइफ प्रोसेसेस, जैव प्रक्रम, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। इसके अलावा दोस्तों रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन, फिर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, तो सभी दोस्तों बायो के आपके यहाँ पे टॉपिक्स हैं। इसके अलावा दोस्तों फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि नेचुरल फिनोमिना, प्राकृतिक परिघटनाएं, जिसमें दोस्तों क्या आएगा आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों आएगा, परावर्तन और अपवर्तन ये दोनों दोस्तों आएंगे, इसके लॉज भी आएंगे, ठीक है, इसके नियम भी आएंगे। और आपको पता होगा दर्पण सूत्र है ना, लेंस फॉर्मूला है, मिरर फॉर्मूला, ये आप सभी अच्छे से आपने पढ़ लेने हैं। इसके अलावा दोस्तों आपका आई वाला चैप्टर है, ठीक है ना, ह्यूमन आई वाला, वो भी आपने अच्छे से पढ़ लेना है। इसके डिफेक्ट वगैरह कौन कौन से दोस्तों दोष होते हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, दूरदृष्टि दोष, है ना, आपने पढ़े होंगे, ये आपको अच्छे से पढ़ने हैं। इसके अलावा दोस्तों जो डिस्पर्जन हो गया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इनसे भी दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं, भी आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद है दोस्तों हाउ थिंग्स वर्क यानी कि चीज़ें काम कैसे करती हैं। इसमें दोस्तों जो इलेक्ट्रिसिटी वाला आपका चैप्टर है वो आपको अच्छे से पढ़ना है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये वाला चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन और अवर एनवायरनमेंट
हमारा पर्यावरण, ये दोस्तों आपको अच्छे से पढ़ना है। यानी दोस्तों अगर आप देखें तो साइंस भी आपको पूरी क्लास 10th की अच्छे से पढ़नी है, तो पूरी साइंस आपको पढ़नी है और पूरा मैथ आपको पढ़ना है, उसको रिवाइज कर लेना है। पढ़ तो दोस्तों आपने रखा है क्लास 10th में, तो सिंपली आपको बस रिवाइज करना है, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों सोशल साइंस यानी SST सामाजिक विज्ञान से कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये भी दोस्तों 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क्स के, प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का आपका होगा। सबसे पहला दोस्तों यहाँ पे जो टॉपिक है, आपको पता है 4 पोर्शन है आपके सोशल साइंस में। एक तो हिस्ट्री है दोस्तों, अतीत जिसको बोल देते हैं, इतिहास, भूगोल है, ठीक है, एक दोस्तों सिविक्स है और एक दोस्तों इकोनॉमिक्स है। तो सबसे पहले दोस्तों हिस्ट्री की बात करते हैं। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, आपका एक चैप्टर है दोस्तों, इसको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद दोस्तों नेशनलिज्म इन इंडिया, यानी दोस्तों भारत में राष्ट्रवाद, ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद है दोस्तों मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड यानी भूमंडलीकृत विश्व का बनना, ये दोस्तों आपका एक चैप्टर ऐसे आपको पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी दोस्तों औद्योगिकरण का युग, तो एक चैप्टर ये भी आपको पढ़ना है। इसके अलावा दोस्तों और आपको यहाँ पे चैप्टर आप देख सकते हो, प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है ना, प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, ये दोस्तों आपका एक चैप्टर है, ठीक है, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया के नाम से हिंदी मीडियम में, ये भी आपको करना है। इसके बाद है दोस्तों यहाँ पे कंटेम्प्रेरी इंडिया 2, यानी दोस्तों भूगोल के आपके यहाँ पे स्टार्ट हो गए। अब भूगोल में दोस्तों आपका पहला है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट संसाधन एवं विकास, ये आपको अच्छे से पढ़ना है, इसका कंसेप्ट पढ़ना है, ठीक है ना। सभी लैंड रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, तो सभी दोस्तों जितने भी टॉपिक है वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। उसके बाद है दोस्तों फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ यानी कि जंगल यानी वन और वन्य जीवन संसाधन, वाटर रिसोर्सेज यानी जल संसाधन वाला चैप्टर पढ़ना है। एग्रीकल्चर यानी कि कृषि, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, मिनरल्स यानी खनिज और एनर्जी रिसोर्सेज यानी ऊर्जा संसाधन आपको पढ़ना है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, विनिर्माण उद्योग, ये वाला आपको चैप्टर अच्छे से पढ़ना है। तो जो भी दोस्तों मैं चैप्टर आपको बता रहा हूँ, आप अपनी बुक में इसको नोट कर सकते हो, ठीक है ना, अपनी कॉपी में नोट कर लो, या अगर आपके पास 10th क्लास की कोई गाइड पढ़ी है या बुक्स पढ़ी है तो उसमें आप निशानी लगा सकते हो। उसके बाद है दोस्तों लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, यानी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, ये भी दोस्तों भूगोल का चैप्टर है। अब बात करेंगे दोस्तों डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सेकंड की, लोकतांत्रिक राजनीति सेकंड, ठीक है ना। इसमें कौन कौन से चैप्टर आपके पूछे जाएंगे। सबसे पहला दोस्तों पावर शेयरिंग यानी सत्ता की साझेदारी आपने पढ़ा होगा, बेल्जियम और श्रीलंका वाला जो चैप्टर आपने पढ़ा होगा। उसके बाद है दोस्तों सेकंड चैप्टर फेडरलिज्म, फेडरलिज्म यानी दोस्तों संघवाद, ये भी आपको करना है। इसके बाद है दोस्तों तीसरा और चौथा यानी कि जेंडर रिलीजन कास्ट, यानी दोस्तों जाति धर्म और लैंगिक, ठीक है ना, लैंगिक मसले हैं जो। उसके बाद आपको करना है पॉलिटिशियन पार्टीज, यानी कि ये तो पता ही आपको पॉलिटिकल पार्टी यानी राजनीतिक दल। उसके बाद आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के आउटकम यानी परिणाम, लोकतंत्र के परिणाम। उसके बाद दोस्तों अब आपका बात करते हैं यहाँ पे डेवलपमेंट, ये दोस्तों इकोनॉमिक्स का आपका चैप्टर है। इकोनॉमिक्स का दोस्तों चैप्टर है डेवलपमेंट, डेवलपमेंट यानी दोस्तों विकास, ठीक है ना, ये इकोनॉमिक्स का आपका चैप्टर हो गया, अर्थशास्त्र का। उसके बाद है दोस्तों सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है ना, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। फिर है दोस्तों मनी एंड क्रेडिट यानी कि मुद्रा और साख। उसके बाद है दोस्तों ग्लोबलाइजेशन एंड द इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है ना, यानी कि वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। उसके बाद दोस्तों बस इतने आपके टॉपिक्स हैं। तो जितने भी दोस्तों मैंने टॉपिक्स बताए आपको अच्छे से नोट कर लेने हैं, और इन सभी टॉपिक को दोस्तों पहले तो आपको बेसिक कंसेप्ट इनका अच्छे से समझना है। बेसिक कंसेप्ट समझने के बाद दोस्तों आपको जितने भी इनसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं उनको अच्छे से करना है, 1 लाइन के क्वेश्चन बनते हैं उनको अच्छे से करना है, ठीक है ना। और लास्ट में दोस्तों रिवीजन भी करनी है। तो जल्दी दोस्तों कैसे तैयारी करनी है इससे रिलेटेड वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है ना। आपको वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहेगी, ठीक है, आपकी तैयारी से रिलेटेड, तो चैनल पर बने रहिएगा। और जो भी दोस्तों मैंने सिलेबस बताया है आज से ही दोस्तों इसकी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। एक भी मिनट दोस्तों आपको खराब नहीं करना है, बिल्कुल भी समय खराब नहीं करना है। अपना टाइम टेबल बना लीजिए और टाइम टेबल को अकॉर्डिंग दोस्तों आपको पढ़ना है, ठीक है ना। अच्छे से सिलेबस कवर करना है, फिर 2-3 बार उसको रिवाइज करना है, और लास्ट टाइम में दोस्तों आपको मतलब धमाल मचा देना है। आपको किसी भी दोस्तों कंडीशन में कुछ भी करके दोस्तों सिलेक्शन लेना है, ठीक है ना, बहुत ही अच्छे से मेहनत करनी है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो अगर हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी साथियों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी दोस्तों सिलेबस के बारे में पता चले। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपके एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय।